हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्मार्ट क्लासेस। आज राजनीति का लेक्चर नंबर 8 हम जो बेसिक क्लास जो लेक्चर है राजनीति का वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली हमने जो इकोनॉमिक्स में 3 लेक्चर कर लिए हैं बेसिक क्लास के। उसके बाद हमने ज्योग्राफी का भी 3 लेक्चर हमने लगभग कर लिया है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इकोनॉमिक्स में बेसिक क्लास के 4 लेक्चर हुए थे, क्योंकि इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट थोड़ा ज्योग्राफी से मिलता जुलता है। इसीलिए क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत बातें ऐसी हैं जो इकोनॉमिक्स पे आधारित है, तो इसीलिए हमने बेसिक क्लास जो थे इकोनॉमिक्स के वो 4 लिए थे, ज्योग्राफी में 3 लिए हैं। और राजनीतिक का जो क्लास आज स्टार्ट हो चुका है उसमें हम बेसिकली बेसिक क्लास 3 लेंगे। बेसिक लेने का मेरा बार बार यही मकसद है। बेसिक लेने का मेरा यही मतलब है कि बेसिक क्लास में आपको समझाया जाए कि पढ़ाई कैसे की जाती है, किस सब्जेक्ट से कैसा रिश्ता आपको निभाना है, क्या सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट आपको किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है, किस सब्जेक्ट की स्टडी आप किस प्रकार कर सकते हैं। ये बेसिक मेरा कंसेप्ट है और बेसिक क्लास के माध्यम से वही मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने इकोनॉमिक्स का बेसिक क्लास लिया, तो वहाँ हमने बताया था आपको कि मानव के विकास के लिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना होता है। वहाँ हमने कई प्रकार की बातें देखी थी। और आज भी जो आज राजनीति का बेसिक क्लास होने वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हमको ये पता लगेगा कि इकोनॉमिक्स और भूगोल के अलावा राजनीति में क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती है। देखिए, राजनीति का जन्म तो बहुत पहले हो चुका था, हम सारी बातें क्लियर करेंगे, लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है, ये एक ऐसी किताब है जिस पे हम आगे की ओर बल नहीं देते। यानी स्टूडेंट का लगाव सबसे अगर कम किसी विषय के प्रति होता है तो वो है राजनीति। लेकिन जिस किसी का भी लगाव होता है उस लगाव में कुछ अलग बात होती है, यानी पूरा समर्पण से इस विषय पे लगाव होता है, क्योंकि ये विषय ही कुछ ऐसा है। लेकिन बेसिकली हम ये देखा गया है कि हमारे जो गार्जियंस होते हैं वो हमें हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर्स बनो, इंजीनियर बनो, कुछ अलग बनो, पर राजनेता कभी ना बनो। इसीलिए हमारी दिलचस्पी इस विषय पे बहुत ही कम होती है। हम जानकारी रखते हैं लेकिन कभी बन नहीं पाते। ठीक है, भगत सिंह का कहना था कि आज के छात्रों में एक बड़ी कमी पाई गई है कि उनको अगल बगल की जानकारी नहीं है, उनके अगल बगल क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर मान लो कभी देश को आपकी आवश्यकता पड़ जाए तो फिर आप कैसे देश की सेवा करोगे। तो इसके लिए कि आपके अगल बगल में क्या हो रही है, जब देश को आपकी आवश्यकता है, उसके लिए राजनीति का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे लगता है कि आज के युग में, अभी के वर्तमान समय में ये असंभव है। क्योंकि प्रत्येक गार्जियन या प्रत्येक बच्चे की ये सोच है कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है, राजनीति एक ऐसा सेक्टर है जो कि सबसे बेकार सेक्टर है, सबसे मतलब कि कहने का मतलब है अयोग्य सेक्टर है, जिससे कारण इसमें लोग घुसना नहीं चाहते, इसकी पढ़ाई करना नहीं चाहते। अंत में इंसान जब अपनी ज़िंदगी से थक हार जाता है तो वो अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए राजनीति में कदम रखता है, लेकिन वो जो आदमी राजनीति में कदम रखता है उसे राजनीति का ज्ञान बिल्कुल नहीं होता। तो मैं कहता हूँ एक नवयुवक होने के नाते हमें भी राजनीति में इंटरेस्ट लेना चाहिए। ठीक है, तो हम राजनीति के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, राजनीति है क्या और राजनीति के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान होता है। जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी गुजरते चल जाती है, इंसान सोचता है कि अब मेरे हाथ से कुछ निकल गया, अब मैं उसे प्राप्त नहीं कर सकता, उसे मैं खोज नहीं सकता, उसे मैं ला नहीं सकता। दोस्त, आप मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप चील को जानते होंगे, चील आप जानते होंगे, चील जो आसमान में उड़ता है, द किंगडम ऑफ बर्ड्स। यानी कि कहने का मतलब उसकी जो उम्र होती है वो 70 साल होती है। जैसे इंसान की लगभग अभी की उम्र 70 साल होती है, वैसे इंसान उसकी उम्र 70 साल होती है। एक चील, आप जानते हैं कि वो शिकार करना पसंद करता है, वो अपने पंजों से शिकार पकड़ता है, उसके बाद उसको अपने चोंच से खोदता है, खाता है, और उनके पंख हल्के होने के कारण वो आसमान की सबसे बड़ी ऊंचाइयों पर उड़ता है। लेकिन जब इसकी उम्र 40 साल की हो जाती है, ध्यान सुनना, जब इसकी उम्र 40 साल की हो जाती है, 40 साल की, तब ना इसके पास नाखून पर होते हैं, ना उसके पास चोंच होती है, और इसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वो ऊंचाइयों पे उड़ भी नहीं पाता। यानी उसके जो नाखून है 40 साल आते आते उसके आगे नाखून टेढ़े हो जाते हैं, उसकी चोंच जो है वो नाजुक हो जाती है, नर्म हो जाती है, जो शिकार नहीं कर पाती। जो उसकी पंजे होते हैं वो शिकार को जकड़ नहीं पाते, और उनके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वो उड़ नहीं पाते। उम्र उनकी 70 साल है, लेकिन 40 साल आते आते उनके साथ ये स्थिति हो जाती है। तो पता है चील क्या करता है? क्योंकि चील की उम्र 70 साल है, वो ये सोचता है कि 30 साल मुझे और जीना है। तब वो क्या करता है, जहाँ पे रहता है वहाँ पे सबसे ऊंची जो पहाड़ी होती है उस इलाके पे, पहाड़ी पे जाके बैठ जाता है, और बैठने के बाद वहाँ जाके अपने नाखून को रगड़ता है,
लहूलुहान कर लेता है अपने नाखून को। कितना दर्द होता होगा ना। रगड़ता है, खूब रगड़ता है, अपने चोंच को रगड़ता है, उस पत्थर पे रगड़ता है, लहूलुहान हो जाता है। सुई कितना दर्द होता होगा। ये ऐसा किस लिए करता है पता है? ऐसा इसलिए करता है कि नाखून को रगड़ने के बाद, चोंच को रगड़ने के बाद पुनः उसके नए नाखून आएंगे, पुनः उसकी नई चोंच आएगी, वो पुनः फिर पहले जैसा होगा। इतना दर्द सह के वो नाखून और चोंच को रगड़ता है। रगड़ने के बाद कुछ दिन के बाद उसके पुनः चोंच और नाखून आते हैं। वो जैसे पहले था वो वैसे फिर हो जाता है। फिर उन्हीं चोंच से वो अपने पंख को उखाड़ता है, जो पंख उसके भारी हो जाते हैं उनको उखाड़ के फेंक देता है। फिर कुछ दिन में नए हल्के पंख आ जाते हैं और फिर वो बात जो 40 साल पुराना था फिर वो एक नया हो जाता है। फिर पुराने जैसे ज़िंदगी वो पहले जीता था वैसे ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है। ये एक छोटे से बाज की कहानी है, ये सच्ची घटना है। ऐसा होता है बाजों के साथ, चीलों के साथ। लेकिन हम इंसान, जब हमारे पास मुसीबत आती है तो हम सोचते हैं हम जीवन में आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, जीवन हमारा बचा ही नहीं है। सीखना है तो इस चील से सीखो, इस बाज से सीखो, जो कितना थोड़ा सा कष्ट करके फिर वो पुरानी ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है। तो हमें भी जीवन में ऐसा ही करना चाहिए। कभी कुछ त्याग करके हम पुरानी ज़िंदगी को जी सकते हैं। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उम्र तो एक नंबर है दोस्तों, उम्र एक नंबर है, हौसला कभी पुराना नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो आज सबसे देश का सबसे बुजुर्ग आदमी भारत का प्रधानमंत्री नहीं होता, भारत का राष्ट्रपति नहीं होता। हम कहते हैं कि 60 साल के बाद इंसान रिटायर कर जाते हैं, ऐसा क्योंकि 60 साल के बाद इंसान की सोचने शक्ति कम हो जाती है। अरे महोदय, 60 साल के बाद तो यह इंसान प्रधानमंत्री बनता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 60 साल का व्यक्ति पर प्रधानमंत्री, लेकिन आज के वर्तमान के युग में देखें, जो व्यक्ति हर जगह से रिटायर्ड है वो देश का प्रधानमंत्री है या देश का राष्ट्रपति है या बड़े बड़े पदों पे है। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी आप किसी बात को समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, किसी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, उससे आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपका उम्र एक नंबर है। अगर आप उम्र के भरोसे बैठे रहो कि अब मेरा समय बीत गया या ये हो गया वो हो गया, तो आप जीवन में शायद वो चीज़ खो दोगे जो आप पाने के लिए आपका जन्म हुआ है, जिस पाने की आपको लालसा थी। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखें। छोटी सी बातें, मोटिवेशनल बातें होती रहती हैं, आप भी इस बात को ध्यान रखें। जीवन में थोड़ा सा कष्ट हैं, जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं राजनीति की। राजनीति का क्लास हमने स्टार्ट कर दिया है, बेसिक क्लास नंबर 1। देखिए, ये राजनीति का जो क्लास है, आप बीए के पार्ट 1 के बच्चे भी हैं वो भी बेसिकली समझ सकते हैं, 12th के बच्चे भी हैं वो भी समझ सकते हैं, 9th के बच्चे, 10th के बच्चे, 8 जहाँ से राजनीति का जन्म हुआ है वो बात समझ सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बच्चों को इस विषय के प्रति बहुत ही इंटरेस्ट कम होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक गार्जियन ये कहते हैं, हमारे टीचर, हमारे विभाग सब कहते हैं कि राजनेता कभी नहीं बनना, नेतागिरी मत करना, क्योंकि नेतागिरी एक ऐसा दलदल है, ऐसा जाल है। हम मानते हैं या हमारे समाज ऐसी जो नीतियाँ हम राजनीति के अंदर तैयार होती है, जिससे कारण राजनीति बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है, एकदम डर्टी पॉलिटिक्स हो गई है, जिसके कारण कोई भी इंसान राजनीति में घुसना नहीं चाहता। लेकिन अलग बात है, हमें ज्ञान रखना होगा। अगर किसी दिन हमें हमारी आवश्यकता हम अपने देश को पड़ी तो हमारे पास ज्ञान रहेगा, तभी तो आप उसकी सेवा कर पाओगे देश की। हमारे पास ज्ञान का अभाव होने के कारण हम गलत नेता को चुन लेते हैं। हमारे पास ज्ञान का अभाव है, इसी कारण हम गलत प्रतिनिधि का चुनाव कर लेते हैं। तो चलिए, ये बातें तो आगे होती रहेंगी। बेसिक कंसेप्ट क्लास में आज ले रहा हूँ, तो चलते हैं हम क्लास नंबर 1 की ओर। और आज जानेंगे राजनीति का अर्थ। आज क्लास में केवल इतना फोकस करना है कि राजनीति का क्या अर्थ होता है। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने राजनीति शास्त्र मैंने क्लास ले लिया है और यहाँ मैंने आपको लिख दिया है। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है राजनीति को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहते हैं। आप जानते होंगे अंग्रेजी में से पॉलिटिक्स कहते हैं, सिंपल सी बात है, जो कि ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से बना है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ भाषा की उत्पत्ति, कुछ जो भाषाएं होती हैं उनकी उत्पत्ति किसी न किसी शब्द से होती है, किसी न किसी देश से उसकी उत्पत्ति, कहीं ना कहीं तो इसकी उत्पत्ति हुई होगी। तो ये जो है, आप जो देख रहे हैं राजनीति, ये पॉलिटिक्स जो देख रहे हैं, पॉलिटिक्स, ये ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से बना, यानी वहाँ पे एक भाषा शब्द था पॉलिक्स, उससे ये ग्रीक की जो भाषा थी, अभी इस ग्रीक का नाम चेंज हो गया, मानी पहले इसका नाम कुछ और था। तो वहाँ पे कहने का मतलब है इस भाषा की उत्पत्ति हुई और उसका शब्द का जो, यानी जो ग्रीक भाषा थे, जो पॉलिस शब्द था, पॉलिस से बना है पॉलिटिक्स। पॉलिस शब्द से बना है पॉलिटिक्स, यानी राजनीति। राजनीति तो हिंदी है, भारत में आने के बाद इसका हिंदीकरण हुआ होगा, लेकिन ये तो पहले कहीं इंग्लिश होगा, पहले तो पॉलिटिक्स के नाम से जानते। ये पॉलिटिक्स जो आप देखते हैं, इंग्लिश शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से बना है। अब पॉलिस का मतलब क्या होता है? पॉलिस का मतलब है समुदाय, राज या कोई भी क्षेत्र, यानी कोई भी राज्य, कोई भी समुदाय, यानी जहाँ पे इंसान रहते हैं वहाँ पे एक अपना संगठन या क्षेत्र बना लेते हैं, उसे हम पॉलिस के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये जो पॉलिस शब्द है, ये जो ग्रीक भाषा से पॉलिस शब्द है, ये कहने का मतलब है वहाँ के जो
एक बात और बताते हैं आपको कि इसके जो भाषा के जो जनक माने जाते हैं, यानी कहने को राजनीति के जो जनक माने जाते हैं, उसे हम अरस्तु कहते हैं। ये सिंपल सी बात है, याद रखने वाली बात है। अगर आज राजनीति को किसी ने जाना है, राजनीति को किसी ने पहचाना है, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ इनका है, अरस्तु का। आज राजनीति की जो विचारधाराएं आपके पास घूम रही हैं, ये अरस्तु की हैं। बेसिकली ज़्यादा पार्ट्स अरस्तु के हैं, वैसे तो कई हैं, लेकिन बेसिकली जो राजनीति का जो बेस रखा गया था, आधार रखा गया था, वो अरस्तु के द्वारा रखा गया था। ठीक है, तो राजनीति का मेन मतलब आप सिंपल सी बात करें कि किसी भी क्षेत्र को चलाने के लिए, किसी भी क्षेत्र को चलाने के लिए आपको एक नीति तैयार करनी होती है, एक कहने का मतलब एक योजना बनानी होती है। तो वो जो योजना बनाई जाती है किसी भी राज्य को चलाने के लिए, उसे राजनीति कहते हैं। सिंपल सी बात है। किसी भी कहने का मतलब है आपका घर होगा, आपका परिवार होगा, तो आप एक परिवार में एक परिवार चलाने के लिए आपको एक नीति बनानी होती होगी कि नहीं होगी। सिंपल से मैं आपको अपने परिवार समझाऊं तो आपको एक नीति तैयार करनी होती होगी कि समय इतना पैसा आएगा, पढ़ाई में इतना लगाएंगे, दूध वाले को इतना देंगे, ये देंगे, उसके बाद हमको और माध्यम से पैसे कमाने चाहिए, पैसे को इन्वेस्ट लंबे समय तक करने चाहिए। यानी ये जो नीतियाँ होती है ना चलाने के लिए आपको परिवार चाहिए, इसे भी तो आप राजनीति कहते हैं, इसे भी आप राजनीति कह सकते हैं। लेकिन राजनीति हम देश स्तर पर या क्षेत्र स्तर पर करते हैं। तो सिंपल सी बात है, किसी भी क्षेत्र को चलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पॉलिस शब्द का मतलब क्या था, समुदाय या राज्य, या किसी भी राज्य को या किसी भी क्षेत्र को, यानी कह ले जहाँ पे इंसान रहते हैं उसे क्षेत्र कहते हैं, उसको चलाने के लिए जो नीतियाँ तैयार की जाती है, जो निर्णय लिए जाते हैं, उसे हम कहते हैं राजनीति। बस राजनीति का आपको अर्थ समझना है। वैसे बहुत बातें राजनीति में है, बड़ा दिलचस्प सब्जेक्ट है। मैं सारी बातें आपको खोल कर समझाऊंगा, सारी बातें खोल के समझाऊंगा, आप निश्चिंत रहें। आज की क्लास में ही समझाऊंगा मैं। फिर उसके बाद हम नीचे चलते हैं, लिखा हुआ है आज की राजनीति। आज की राजनीति हम कैसे जानते हैं? आज की राजनीति में थोड़ा बात कर ले हम लोग, तो आज की राजनीति हम क्या जानते हैं? आज की राजनीति में सबसे बेसिक जो चीज़ें हैं, आजकल जो आप देखते हैं कि सबसे पहले लोग कहते हैं कि लोग राजनीति के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। यानी आज की राजनीति में लोग अलग अलग राय रखते हैं। क्या राय रखते हैं आज की राजनीति में? ध्यान दीजिएगा, राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। कोई आदमी कहता है कि राजनीति एक प्रकार की जनसेवा, यानी जनता की सेवा करना एक राजनीति है। चलिए भाई, ये बात थोड़ी ठीक है, थोड़ी ठीक है, थोड़ी क्या पूरी ठीक है। राजनीति एक प्रकार की जनसेवा, यानी राजनीति के द्वारा आप जनता की सेवा करते हैं, बिल्कुल ठीक है। सरकार जनता की सेवा करती है ना। हाँ चलिए, दूसरा है दाव पेच। ये आजकल ये भी बहुत बड़ा बोलता है राजनीति क्या है, तो बोलता है कि दाव पेच है, अपना दाव सुधार रहा है, वो अपने पेच लगा रहा है अपने स्वार्थ के लिए, तो उसे दाव पेच की, यानी राजनीति को हम दाव पेच भी कहते हैं। सिंपल से आज की भाषा में एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बता रहा, आज की भाषा, आज के लोगों के मुंह से जो भाषाएं निकलती, जो परिभाषाएं निकलती है राजनीति की, जो अवधारणाएं निकलती है राजनीति की, वो ऐसी निकलती हैं। राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। चलिए, दावपेच है। उसके बाद है अपनी आवश्यकता को पूरा करना। लिखा हुआ है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना, यानी इंसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के राजनीति में नियम कानून बनाता है। देखिए, तीनों परिभाषाएं में कुछ में थोड़ा बल है, कुछ में नहीं है, लेकिन तीनों परिभाषाएं एकदम 110% सही है। वैसे अगर सच्चाई का है, लेकिन आज की जो राजनीति है, दाव पेच, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना, इसे कहते हैं गंदी राजनीति या डर्टी पॉलिटिक्स। इसे कहते हैं गंदी राजनीति। राजनीति तो है, लेकिन कौन सी राजनीति है? ये गंदी राजनीति है। जैसे व्यवहार, एक अच्छा व्यवहार होता है, एक बुरा व्यवहार होता है, तो वैसे राजनीति है, इसे राजनीति कहोगे आप। आज के वर्तमान युग में यही राजनीति होती है, लेकिन जो आज के युग में होती है उसे तो गंदी राजनीति कहते हैं। क्योंकि आज के राजनेता जो राजनीति में घुसे हैं, वो राजनीति का बिल्कुल भी अर्थ नहीं जानते। वो जानते हैं केवल दाव पेच, नंबर 2 दाव पेच, और जानते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना। जन की सेवा तो बिल्कुल है ही नहीं। जनता की सेवा कौन करता है? जनता को यूज़ किया जाता है, जनता का उपयोग किया जाता है अपने स्वार्थ के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए। लेकिन हम राजनीति पढ़ रहे हैं, हमें पॉजिटिव थिंग पे बात करनी होगी। जब हम चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे तो वहाँ पे नेगेटिव थिंग भी देखेंगे कि राजनीति के कारण क्या समस्या उत्पन्न हो रही है देश में, कैसे राजनेता हमको आपस में लड़ा के अपना काम निकालते, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो आज की मैंने लिखा है आज की राजनीति, आज के शब्दों में ऐसी राजनीति को नए नए नामों से जाना गया है, और बिल्कुल सही नाम से जाना गया, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल 110%, 100 में से 90 ऐसे प्रतिनिधि हमारे द्वारा जो चुने जाते हैं, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लेकिन दोष हम उसका नहीं दे सकते। दोष हमारी है, गलती हमारी है, क्योंकि चुनते तो हम हैं। क्यों? क्योंकि हमें राजनीति का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं। यही बात तो भगत सिंह कहते थे कि राजनीति का ज्ञान हमें होना चाहिए। अगर राजनीति का ज्ञान हमारे पास नहीं है तो हम ऐसी ही गलतियां करेंगे। हम दाव पेच वाले को, अपनी आवश्यकता को पूरा करने वाले व्यक्ति को ही प्रतिनिधि बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास राजनीति का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। आप एक देश के नागरिक हैं, तो आपका भी हक बनता है कि आप सही प्रतिनिधि को चुनें। लेकिन चलिए, बात अभी आगे बढ़ेगी, बाद में बहुत समय है इस बात को जानने के लिए। अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत समय है। तो आज की राजनीति हमें देखा कि आज की राजनीति कैसी
होती ही नहीं। आज की राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है, बिल्कुल ये 110% है। राजनीति का मतलब जनता की सेवा करना, कि आप जनता की सेवा करने के लिए क्या क्या नियम बनाएंगे, क्या क्या कानून बनाएंगे, कैसे उसकी रक्षा करेंगे, ये ओरिजिनल राजनीति है। लेकिन दाव पेच की राजनीति, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की राजनीति, ये एक गंदी राजनीति है जो आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा चल चलन में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यानी ये राजनीति की ओरिजिनल परिभाषा नहीं है, ये जो मैंने आपको दिखाया है ये राजनीति की ओरिजिनल परिभाषा नहीं है। मैंने बस आज के ज़माने की राजनीतिक परिभाषा आपको बता दी कि ये क्या है। वैसे अगर आप बोलते हैं किसी आपसे कोई पूछे कि राजनीति क्या है, तो आप तीनों में से कोई भी जवाब दे सकते हो, वो समझ जाएगा कि नहीं इसको पता है, सही बात। ठीक है, लेकिन हम किताब पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, सही चीज़ को खोज के निकालना, सही ज्ञान को प्राप्त करना ही तो हमारा राजनीति पढ़ने का मकसद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहले बात करते हैं राजनीति। अब राजनीति की सही परिभाषा हम लोग जानते हैं, राजनीति का मतलब क्या होता है। राजनीति का सही परिभाषा अगर जाने तो राजनीति का मतलब, राजनीति दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक बना हुआ एक बना हुआ है आपको राजनीति दो शब्द मिले, एक बना हुआ है राजनीति दो शब्द से मिलकर बना हुआ, एक बना है राज प्लस क्या नीति। राज मतलब राज्य और नीति मतलब क्या कानून। यानी कहने का मतलब ये है कि राज मतलब किसी भी क्षेत्र को चलाने के लिए, सिंपल सी बात, अगर मैं इससे परिभाषा कंक्लूड करूं, इससे मैं एक परिभाषा निकालूं इससे, तो इससे एक परिभाषा निकलती है कि अपने क्षेत्र को चलाने के लिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो नियम और कानून बनाए जाते हैं उसे ही हम तो राजनीति कहते हैं। और जो इस नियम कानून को बनाता है उसे हम राजनेता कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो इस नियम कानून को बनाता है उसे हम राजनेता कहते हैं। अभी थोड़ी थोड़ी बात कम समझ में आ रही होगी, लेकिन अगले पेज पे हम जैसे जाएंगे ना, आपको सारी बातें कंफर्म रूप से समझ में आएगी। तो ये बात समझिए कि किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं, नियम कानून का बनाना, उस क्षेत्र को चलाने के लिए, उस राज्य को चलाने के लिए, उस देश को चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं उसे राजनीति कहते हैं, और जो इसको बनाता है उसे राजनेता कहते हैं। तो चलिए सिंपल सी बात है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। राजनीतिक परिभाषा अगर आपको लिखनी हो तो यहाँ लिख सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र या किसी भी राज्य को चलाने के लिए राजनीतिक परिभाषा लिखनी है तो किसी भी क्षेत्र या किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो नियम व कानून बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे राजनीति की क्या क्या मतलब है। लेकिन जो बेसिकली बात है ये छोटी सी बात है, परिभाषा छोटी बात है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ आती है, सबसे बड़ी बात यहाँ आती है। यहाँ क्या बात आती है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ ब्रीफली। देखिए अब समझने वाली बात है, अब राजनीति का मतलब सही समझ में आएगा। अभी तो मैंने कुछ राजनीति केवल बारे में बताया कि राजनीति का जन्म कहाँ से हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन बेसिकली बात अब समझ में आएगी आपको कि बेसिक बात क्या है। देखिए समाज जो है, समाज का मतलब होता है जहाँ पे हम रहते हैं उसे हम समाज कहते हैं। ये बात तो आपको पता होगी, सिंपल सी बात है, जहाँ हम रहते हैं उसे समाज कहते हैं। तो समाज को दो वर्गों में बांटा गया, एक शासक और एक शासित। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जहाँ पे हम रहते हैं उसको दो भागों में बांटा गया, एक है शासक, एक है शासित। शासक और शासित में क्या अंतर है? शासक और शासित में क्या अंतर है? शासक मतलब कि समाज में कुछ ऐसे संगठन होते हैं जो शासन करते हैं, जो नियम बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो नियम बनाते हैं। एक दल ऐसा होता है, जो एक संगठन ऐसा होता है जो नियम बनाता है, और एक संगठन ऐसा होता है जो नियम बनाता है, जो नियम बना है उसका पालन करता है। सिंपल सी बात है। यानी कहने का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास सरकार है, तो सरकार क्या है, दो वर्ग हैं। सरकार नियम बनाती है और हम लोग मानते हैं। तो हम जो नियम बनाती है वो हो गया शासक, और जो नियम को पालन करता है, यानी शासक के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करता है, उसे कहते हैं शासित। यानी ये 2 नंबर शासित। और जो नियमों को बनाता है और जो नियमों को बनाता है उसे कहते हैं शासक। जो नियम को भाई मैंने पहले कह दिया कि किसी भी क्षेत्र को, किसी भी समुदाय को चलाने के लिए आपको नीति तो बनानी होगी। तो जो नीति बनाता है वो शासक, और नीति जो बनाएगा, किसी के लिए नीति तो बनाई जाएगी, तो जिसके लिए बनाई जाती है, जो नीति को मानता है वो क्या कहलाता है, शासित कहलाता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब बात समझ में आ गई होगी। तो हमारा जो समाज है वो दो समुदाय में बटा हुआ है, एक शासक और एक शासित। अब बात करते हैं शासक और शासित के बारे में। आप समझ में आ गया होगा कि अगर मैं पूछूं सरकार क्या था, आप बोलोगे शासक। हम लोग क्या है, शासित। राजा क्या थे, तो आप बोलोगे सर शासक, क्योंकि राजा नियम बनाता था। और प्रजा क्या थी, तो बोलोगे सर शासित, क्योंकि प्रजा राजा को नियम को मानती थी। बात समझ आ रही है ना? हाँ। तो हमारे देश में अभी सरकार का लोकतंत्र चल रहा है, तो सरकार है, तो सरकार क्या हो गई, सरकार नियम बनाने वाली हो गई। तो सरकार को हम कहेंगे क्या, शासक। और हम लोग सरकार के नियम को मानते हैं तो हम लोग हो गए शासित। वैसा हर क्षेत्र होता है, हर देश होता है। वहाँ पे तो कोई ना कोई तो नियम बनाता होगा। जनता अपने मन से तो हर काम नहीं करती होगी, तो कोई ना कोई तो नियम बनाता होगा। तो जो नियम बनाता है वो कहलाएगा शासक, और नियम जिसको मानना पड़ता है वो कहलाता है शासित। अब शासक और शासित का मतलब यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जो शासन की नीतियाँ बनाते हैं, यानी देश को चलाने के लिए नीतियाँ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, शासक।
सिंपल सी बात है, उसे कहते हैं हम शासक। और इसके बगल में शासित में लिख दिया है जो कार्य करते हैं तथा नीतियों का पालन करते हैं, जो काम करते हैं और नीतियों का पालन, यानी जो नीति बनाई है सरकार ने, किसी ने भी, शासक ने, उसको पालन करना। जैसे भी सरकार ने बनाया है कि हमें घर में रहना चाहिए, दुकान नहीं खुलेगी, कोचिंग संस्थाएं नहीं खुलेंगे, तो हम इसका पालन कर रहे हैं ना, तो हम हो गए शासित, और सरकार ने ये नियम बनाया वो हो गया शासक। तो चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। इसके पास शक्ति ज़्यादा होती है, इसके सिंपल सी बात है, सरकार के पास शक्ति ज़्यादा होगी कि नहीं? सरकार के पास शक्ति ज़्यादा होगी ताकि शासक का पालन कराया जा सके। अगर सरकार के पास शक्ति ज़्यादा ना हो तो क्या वो नियमों का पालन करा सकती है? अभी कोविड-19 चल रहा है, अभी पुलिस ज़बरदस्त मारती है, उसके पास शक्ति ज़्यादा है क्योंकि वो शासक है। अगर उसके पास शक्ति ज़्यादा नहीं होगी, क्या वो नियमों को पालन कर पाएगी? नहीं। तो हम जनता अपनी मन की मर्जी करेंगे, अपने मन में जो आएगा वो करेंगे। तो जब जो नियम बनाने वाले होते हैं ना, उनके पास शक्ति ज़्यादा होती है। देखिए हमारे देश के पास सरकार, आपसे ज़्यादा शक्ति सरकार के पास है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि उसको नियमों का पालन करवाना है, इसीलिए उसके पास शक्ति ज़्यादा है। और इनके पास शक्ति क्या होती है? हमारे पास शक्ति क्या है? इनके बगल में देखिए आप लिखा हुआ है, हमारे पास शक्ति क्या होती है? कम होती है। बिल्कुल, जो शासित होते हैं, यानी जो आदमी नियमों को मानते हैं, उनके पास शक्ति कम होती है, इसकी संख्या कम होती है। बिल्कुल सही बात है भाई, जो शासन करते हैं उनकी संख्या कम होती होगी ना। आप देखिए देश में सरकार, जो व्यक्ति हैं, जो प्रतिनिधि है, जो नियम कानून बनाते हैं, उनकी संख्या कितनी है? बहुत कम है। जो राजा महाराजाओं के शासन में राजा कितने हुए थे? एक हुआ करते थे, उनकी अपनी सेना, मंत्रिमंडल हुआ करते थे, लेकिन प्रजाएं बहुत ज़्यादा होती है। शक्ति भले इसके पास ज़्यादा होती है, लेकिन समय, जो संख्या होती है इनकी क्या होती है? कम होती है। सरकार में कितने व्यक्ति होंगे? 500, 200, 1000, लेकिन यहाँ पे करोड़ों के व्यक्ति हैं जो मानने वाले हैं। तो जो नियम बनाते हैं उनकी संख्या क्या होती है? कम होती है, लेकिन इनकी संख्या क्या होती है? ज़्यादा। जो व्यक्ति नियम को मानते हैं उनकी संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। आप जान रहे हो, बात समझ रहे होंगे। अब शासक जो कह है उसको किसके? सरकार। कभी कभी सरकार के नाम से भी जानते हैं उसको, राजा के नाम से भी जानते हैं, तथा शासक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यानी जो नियम कानून बनाने वाले, यानी शासक जो है, उसे कभी सरकार, हम लोग सरकार कहते हैं। पहले ज़माने में उसको राजा कहा जाता था। अभी भी किसी किसी देश में राजा का शासन है या कहीं कहीं ख़त्म हो चुका है, अथवा शासक के नाम से हम जानते हैं। यानी ये जो होते हैं शासक, इसे हम इन नामों से जानते हैं। और जो कहने का मतलब है शासित होते हैं, यानी कि जो राजाओं की बात को मानते हैं, उसे हम कहते हैं आम लोग, जनता, प्रजा के नाम से हम लोग जानते हैं। सिंपल सी बात है, हम लोग किस नाम से जानते हैं? आम लोग के नाम से जान जाते हैं। उसके बाद या जनता कहो या फिर प्रजा कहो, ठीक है। तो जिस बात से भी आपको, यानी कहने का मतलब बात समझ में आ गई होगी, किसी भी क्षेत्र समुदाय को आप दो भागों में बांटते हैं, आप दो भागों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। पहला होता है तो हम जहाँ पे रहते हैं उसको चलाने के लिए। तो भाई मैंने पहले कहते हैं राजनीति का मतलब क्या होता है? राजनीति का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र को चलाने के लिए वहाँ एक नीति तैयार करना, उसे कहते हैं हम, कहने का मतलब है राजनीति। तो राजनीति यानी कहने का मतलब किसी भी समाज को चलाने के लिए वहाँ पे इसलिए दो वर्ग का जन्म होगा, एक नीति बनाएगा और एक को नीति को पालन करना होगा। तो हमारे देश में बेसिकली हम बात करें तो सरकार की नीति चलती है, तो सरकार यहाँ पे हो गया शासक, और सरकार के बनाए द्वारा नियमों का हम पालन करते हैं, तो हम हो गए यहाँ पे शासित, ठीक है। जनता हो गई शासित। तो बात यहाँ पे आपको चार्ट के माध्यम, यानी जो लिखा हुआ नोट है उसके माध्यम से आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे आपको बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ देखें मैंने क्या लिखा हुआ है, शासन व्यवस्था। अब थोड़ा इस पर हम लोग फोकस करते हैं, शासन व्यवस्था पे। शासन व्यवस्था है क्या? अब सिंपल सी बात करते हैं शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था को मैंने 4 भागों में बांट रखा है। मैंने आपको पहले कहा था कि हर देश, ये बात को ध्यान समझें, बेसिकली जो भी आपको कहने का मतलब मैंने लिखा है, पहले आप उसको नोट कर लें, उसके बाद लिखें। पहली बात हमने आज की क्लास में की, राजनीति का मतलब समझा। किसी भी क्षेत्र को चलाने के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उसे हम कहते हैं राजनीति। और मैंने कहा था कि जब हमारा समाज, कोई भी समाज जहाँ पे भी व्यक्ति मिल के रहते हैं उसे समाज कहते हैं, समुदाय कहते हैं, देश संगठन कहते हैं, राज्य कहते हैं। तो वहाँ पे 2 तरह के समवर्ग होते हैं, एक नियम बनाने वाला और एक नियम मानने वाला। तो नियम बनाने वाले यानी शासन व्यवस्था जो होती है वो 4 प्रकार की होती है, यानी हर देश में अलग अलग व्यवस्थाएँ होती हैं। कहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, कहीं होता है राजतंत्र, कहीं होता है सैन्यतंत्र, कहीं होती है तानाशाही और कहीं होता है लोकतंत्र। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जल्दी फास्ट मुझे जब अपने मन में जवाब दोगे सर भारत में कौन सा तंत्र है, यानी भारत में क्या तंत्र है, तो आप बोलोगे भारत में लोकतंत्र। ये है भारत में लोकतंत्र, ठीक है। बोलोगे सर ये राजतंत्र, सैन्यतंत्र, तानाशाही ये क्यों दे दिया आपने, ये तो हमारे देश में नहीं है। दोस्त है नहीं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, पढ़ाई तो आप ज्ञान के लिए करते हो ना। लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र से पहले राजतंत्र था। ये जो देख रहे हैं आप राजतंत्र, ये था। इसका मतलब क्या होता है? अब सिंपल सी मैं बात बताता हूँ। राजतंत्र का मतलब जब राजा महाराजाओं का शासन चलता था उसे राजतंत्र कहते थे। यानी कहने का मतलब है, राजतंत्र का मतलब होता है राजाओं महाराजाओं का शासन चलना।
हमारे देश में पहले राजा, जिस समय हमारे देश को अंग्रेज़ों ने गुलाम किया था, उससे पहले हमारे देश में राजा महाराजाओं का शासन चलता था। तो वहाँ पे राजाएं नीतियाँ बनाया करती थी, वहाँ पे सरकार नहीं हुआ करता था। राजा नीतियाँ, राजा जो होते थे उस किसी भी प्रांत के, किसी भी क्षेत्र के, वो नीति बनाता था, और नीति बनाने के बाद उस सारी प्रजाओं को उस नीति का पालन करना। राजनीति तो वहाँ भी थी, राजा अपने क्षेत्र को चलाने के लिए नीतियाँ बनाया करता था, तो राजनीति तो वहाँ भी थी। किसी राजनीति का जन्म तो तभी से हुआ जब मानव समुदाय का जन्म हुआ, क्योंकि किसी भी क्षेत्र या समुदाय को चलाने के लिए आपको नीति बनानी होगी, और नीति बनाने का मतलब है जब जैसे नीति आपने इसका मतलब राजनीति हो गई। तो राजतंत्र का मतलब है कि जिस समय राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, या अभी भी किसी किसी देश में लगभग राजाओं महाराजाओं, किसी किसी चुने हुए देशों में राजा महाराजा का शासन है, वहाँ पे राजा नीति बना, सरकार नहीं होती वहाँ पे, राजा नीति बनाती है, और राजा को प्रजा के द्वारा चुना नहीं जाता, ये बात याद रखिएगा। वहाँ पे राजा का जो चुनाव होता है वो राजा अपने आप में जीत के करता है। एक राजा दूसरे राजा से लड़ता है, जो शक्तिशाली राजा होता है वो उस प्रांत का राजा बन जाता है, और उस राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, ऐसा होता है, उसे कहते हैं राजतंत्र। ठीक, उसके बाद चलिए आप चलते हैं सेकंड नंबर पर सैन्य तंत्र पे। जब कोई देश में जो शासन व्यवस्था होती है सैनिक के हाथ में होती है, सैनिक के हाथ में, यानी कि सैनिक मतलब सिपाहियों के हाथ में होती है, तो सिपाही जो होते हैं अपने शक्ति का प्रयोग करके वहाँ पे नीतियों का पालन करवाते हैं, जबरदस्ती बाय फोर्स शक्ति का पालन। अभी देखिए लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 में सबको लॉकडाउन का अनुमान जो पालन करने के लिए कहा गया, उसमें सैन्य शक्ति चल रही है ना काम। देखिए सैन्य शक्ति का मैं संपर्क नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारे पुलिस प्रशासन व्यवस्था है वो अब शक्ति का प्रयोग करके काम कर रही है ना। हाँ, तो हमारे देश में तो वैसे लोकतंत्र है, लेकिन कई ऐसे देश है जहाँ पे सैन्य तंत्र चलता है। सैन्य तंत्र मतलब पूरा का पूरा पावर, नीति बनाने का पावर सेना के पास होता है, और सेना हमेशा शक्ति से काम करती है, शक्ति से, पूरे बल से काम कर, जबरदस्ती काम करवाती, नहीं करोगे तो मारेगी, सजा देगी आप, उसे हम सैन्य तंत्र कहते हैं। हमारे देश में सैन्य तंत्र नहीं है। उसके बाद तीसरी बात आती है तानाशाही। ये तानाशाही क्या होता है? देखिए तानाशाही, नाम ही है ताना रे, जब हम लोग लड़ाई करते हैं तो बोलते रे तुम तानाशाही कर रहा है। तानाशाही का मतलब होता है जबरदस्ती। किसी किसी क्षेत्र में न राजतंत्र है, न सैन्य तंत्र है, न लोकतंत्र, वहाँ है तानाशाही। यानी कोई राष्ट्र जो है, कोई क्षेत्र, वहाँ पे एक व्यक्ति जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है वो उस प्रांत के लिए नियम और कानून बनाता है और अपने नियम कानून को पालन करवाता है। जैसे उत्तर कोरिया की बात करें, उत्तर कोरिया में जो व्यवस्था है वहाँ तानाशाही व्यवस्था है, और उत्तर कोरिया में यानी आज लंबे समय से वहाँ तानाशाही की व्यवस्था चलती आ रही है, अभी वर्तमान में भी तानाशाही है वहाँ पे आपको कहने का मतलब है जो व्यक्ति नियम बनाएंगे, पूरी प्रजा, वहाँ के क्षेत्र को लोग को मानना, उस व्यक्ति की बात को मानना पड़ेगा, ठीक है। और वो व्यक्ति भी यानी तानाशाह भी शक्ति के प्रयोग से ही वहाँ पे अपने नियम कानून को चलाता है, ठीक है। और यहाँ बात आ गई अब किसकी? लोकतंत्र। लोकतंत्र में लोकतंत्र सबसे अच्छा तंत्र है। न राजा का शासन चलेगा, न सैनिक का शासन चलेगा, न तानाशाह का शासन चलेगा। लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन चलेगा। तो बताओ आप चारों में सबसे बढ़िया क्या हुआ? राजा का शासन चलता था, राजा जबरदस्ती जो नियम आता प्रजा को मानना पड़ता, थक हार के माना, वहाँ प्रजा की कोई बात नहीं सुनता था और राजा का बेटा ही राजा बनता था। सैन्य में सैनिक जो नियम जबरदस्ती जो नियम बनाते थे उनको मानना पड़ता है, शक्ति का प्रयोग करके वो मनवाते हैं, उससे भी प्रजा परेशान। तानाशाही में भी प्रजा परेशान, क्योंकि तानाशाही में जो तानाशाह उसका यानी जो वो तानाशाह होता है जो क्षेत्र को चलाता है, वो जो नियम बनाता है वो पालन करना होता है, वहाँ भी प्रजा परेशान होती है। लोकतंत्र में प्रजा खुश होती है, क्योंकि नाम ही है लोकतंत्र, यानी कि वहाँ की जनता को पूरा अधिकार दिया गया कि आप देश के मालिक हैं। तो लोकतंत्र का मतलब होता है, यानी कहने का मतलब है जनता अपने फायदे के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनती है, वो प्रतिनिधि उसी जनता के लिए काम करता है। लेकिन लोकतंत्र पे ज़्यादा बहसबाजी मैं अभी नहीं कर सकता, क्योंकि लोकतंत्र के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और सेपरेट वीडियो बन भी चुका है, जो अगले क्लास में आपको लोकतंत्र के लिए बेसिक क्लास यानी पूरे लोकतंत्र पे आपको मिलेगा। तो आज की क्लास में मैंने ये केवल पढ़ा है कि राजनीति होती क्या है। तो मैं एक बात फटाफट रिपीट कर दूं कि किसी भी क्षेत्र को चलाने के लिए वहाँ नीति बनानी होगी, बिना नीति के तो क्षेत्र चलेगा नहीं। उसे क्या कहते हैं? राजनीति कहते हैं। और राजनीति करने के लिए मैंने बताया था किसी भी समाज में दो वर्ग में बांटा गया, एक शासन बनाने वाला और एक शासन को मानने वाला, यानी एक नीति बनाने वाला और एक नीति का पालन करने वाला। देखिए यहाँ पे चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे सैन्य तंत्र हो, तानाशाही हो, लोकतंत्र हो, यहाँ पे भी दो राजतंत्र में एक राजा और एक प्रजा। राजा नियम बनाएगी, प्रजा मानेगी। सैन्य तंत्र में सैनिक नियम बनाएगी, प्रजा मानेगी। तानाशाह में तानाशाह नियम बनाएगा, वहाँ के जो आदमी होंगे उसके तानाशाह के नियम को मानेंगे। लोकतंत्र में जनता जो प्रतिनिधि को चुनेगी, सैनिक सरकार नियम बनाएगी और जनता उसको मानेगी। हर जगह दो वर्ग है ना। राजा महाराजाओं के समय से भी समाज में दो वर्ग हैं, एक नियम बनाता है और एक मानता है, ठीक है। तो
तो हमने देखा, और उसके बाद हमने देखी शासन व्यवस्था, यानी ये जो देख रहे हैं आप शासन व्यवस्था, हमने देखा कि शासन व्यवस्था में कि प्रत्येक को हर देश में अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्था, जिस तरह हमने इकोनॉमिक्स में देखा था कि वहाँ पर हर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, हर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, हर देश की अर्थव्यवस्था अलग अलग होती है, कहीं समाजवाद होती है, कहीं पूंजीवाद होती है, तो कहीं मिश्रित होती है। वैसे ही हर देश की शासन व्यवस्था अलग अलग होती है, यानी कहीं राजतंत्र होता है तो कहीं सैन्यतंत्र होता है, तो कहीं तानाशाही होती है, तो कहीं लोकतंत्र होता है। और हम खुशनसीब है कि हमारे देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो लोकतंत्र बहस मैं नहीं करूँगा, आपने ये नोट, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप नोट को पूरा कर रहे होंगे, और मैं आशा भी करता हूँ कि आप नोट पूरा करें। और नोट करने के बाद कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और ये कोशिश करूँगा कि लोकतंत्र को सेपरेट वीडियो समझा दूँ। तब तक आप आज राजनीति का मतलब आप केवल समझ के रखें। अगले क्लास में जब हम लोकतंत्र में घुसेंगे तो राजनीति की जो कंसेप्ट है वो काम वहाँ पर आएंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी, और आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें, लेक्चर जो है राजनीति के कुल लेक्चर मैं 3 दूंगा, आज एक हो गया, 2 और दूंगा, यानी 8, 9, 10 बेसिक क्लास के लेक्चर होंगे। तो 8 लेक्चर हो चुके हैं और 2 और होंगे, यानी टोटल लेक्चर होंगे 10 के बाद हम लोग चालू करेंगे सेपरेट वीडियो क्लास, और सेपरेट चैप्टर बाय चैप्टर, यानी हम लोग क्लास लेंगे, सेपरेट क्लास का भी, यानी 8, 9, 10 सब का अलग अलग, 12th का अलग अलग लेंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहें, अभी बेसिक क्लासेज जो समझें तभी आपको अपनी बुक पढ़ने में मज़ा बिल्कुल आएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और चलिए तब तक के लिए गुड बाय। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 9 में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड नाइट।